चलो आ जाओ, कौन से कॉस्ट शीट पे है ना, कौन सा है कॉस्ट शीट का बताओ ना। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ, पेज नंबर कौन सा है, 19। चलो आ जाओ, इसको किया है आप लोग ने, इसका आंसर टैली करा दूं मैं आपको। चलो आ जाओ। कौन सा 4 किया है, आंसर टैली कर लो आप 4 का। हाँ मिल जाएगा, क्वेश्चन आप ट्राई करते रहिए, मिलते जाएगा साथ। चलो मिल जाएगा, लेकिन ट्राई करने के बाद। चलो आ जाओ, हाँ चलो मिला लो, टैली करो फटाफट इसका। प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है बताना, प्राइम कॉस्ट कितना आ रहा है, कितना आ रहा है। कैरिज इनवर्ड नहीं दिखाया, ये गलत मिसप्रिंट हो गया है। चलो कितना आ रहा है, 3,45,000 करेक्ट है, बना लो उसको 3,45, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही है वो 345। नेक्स्ट बताना फैक्ट्री कॉस्ट, हाँ बताओ श्रेयांश, फैक्ट्री कॉस्ट बताओ। क्यों, कब करोगे, एग्जाम नहीं देना है क्या, या क्या चीज उल्टा सीधा। इसका कौन सा कर रहे हो बताओ, कौन सा इसमें हुआ कि नहीं सीट का। चलो नहीं करोगे तो कभी नहीं आएगा, ये याद रख लो, ये ध्यान रखो। फिर जहां पे डाउट है वो पूछो, नहीं कॉस्टिंग सोच लो कि जोड़ना ही कॉस्टिंग है ना, पता चल जाएगा वो एग्जाम के टाइम। और अगर लग रहा है कि सर कॉस्टिंग बहुत आसान है तो और कॉन्फिडेंस ले डूबेगा, ये याद रखना, और कुछ नहीं है कॉस्टिंग। देखो कॉस्टिंग में यही दो चीजें होता है, बच्चा समझना नहीं चाहता है या तो उसको समझ में आ चुका होता है। इसे कुछ करा ही तो नहीं रहे, जोड़ना ही तो है। जैसे ना लिंक कर रहे हो ना एस टू से एबनॉर्मल लॉस, करते रह जाओगे, न तो एस टू कर पाओगे न तो कॉस्ट कर पाओगे। एस टू अकाउंट होता है वो आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ दी क्या होता है, प्रोडक्शंस। और ये कॉस्ट हमारा क्या होता है, बिफोर प्रोडक्शंस। लिंक करते रह जाओगे, करो। अभी कॉस्ट भी टैक्स में आ जाएगा, जीएसटी में आ जाएगा, वहां पे भी लिंक करते रह जाओ। या चलो आ जाओ बताना, अभी तो ओवरहेड है ना, चला जाएगा बाउंस। कैश डिस्काउंट परचेस से क्यों लेस होगा हमारा, कैश डिस्काउंट अलाउड है ना, रिसिप्ट थोड़ी है ये, कैश डिस्काउंट हमने दिया। हाँ बताना, प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री कॉस्ट कितना आ रहा है, 395। कैरिज आउटवर्ड कहाँ दिखा दिया, हाँ तो क्यों दिखा दिया फैक्ट्री, जब कैरिज आउटवर्ड है तो दोनों दिखाओ, एक यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये कैरिज इनवर्ड होना चाहिए था, ये आउटवर्ड हो गया, जब आउटवर्ड हो गया है तो दोनों सेलिंग में ही जाएगा। एक कोई कंसेप्ट नहीं ना कि हम पैकिंग के लिए मांग ले, कैसे मान ले बताओ, यहाँ पे कि पैकिंग लिखा हुआ है। हाँ एक ऑफिस के लिए होना चाहिए, एक फैक्ट्री के लिए चला गया, एक ऑफिस के लिए एक फैक्ट्री के लिए, तो जो है वो दोनों चीज ऐड कर लो। कितना आ रहा है, 3 लाख, कितना 95 ना,
तो इसका आंसर आप बुक के अकॉर्डिंग बना लो, 395 माइनस 8200 प्लस 300 कितना हुआ? 387,100 ये होगा फैक्ट्री कॉस्ट। लिख लो फैक्ट्री ओवरहेड एंड परसेंटेज ऑन, ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ये फैक्ट्री कॉस्ट है। फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ रहा है? वो तो फैक्ट्री ओवरहेड एंड परसेंटेज ऑन प्रोडक्टिव, वो तो टोटल कर लोगे ना फैक्ट्री ओवरहेड, वेजेस इनटू 100। जनरल ओवरहेड एंड परसेंटेज ऑन फैक्ट्री कॉस्ट, अभी छोड़ दो उसको, तो बाद में कवर कर लेना, क्योंकि पूरा का पूरा। अब जनरल ओवरहेड्स का मतलब क्या? ऑफिस एंड एडमिन, अनप्रोडक्टिव। क्या क्या दिया है इनका? स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, हाँ डायरेक्टर का कौन कौन से पॉइंट है? अब इसका टोटल बता दो, टोटल कॉस्ट कितना दे रहा है? टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बताओ। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 4,09,100। ये आपका आ रहा है 4,000, 4,04,900। इसमें 8200 भी होगा ना, इसमें है। और क्या है इसमें? मैनेजर सैलरी कहाँ पे दिखा है? मैनेजर सैलरी, अच्छा एडजस्टमेंट। Out of 48 working hours in a week, the time devoted by manager to the factory and office was on average 40 hours and 8 hours रिस्पेक्टिवली। तो बताना इसका 12,000 का 40 हमारा फैक्ट्री में चला जाएगा और 8 कहाँ पे आ जाएगा? ऑफिस में। टोटल, अच्छा टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है? टोटल कॉस्ट तो टैली हो जाना चाहिए, 4,45,200। हाँ वो तो सेलिंग में जाएगा बैड डेप्स। हाँ हाँ नहीं, फाइनेंशियल बैड डेप्स फाइनेंशियल थोड़ी है। बैड डेप्स में लिखा है कि फाइनेंशियल, बैड डेप्स में फाइनेंशियल बैड डेप्स होते ही नहीं ना। फाइनेंशियल तो हमारे कौन कौन, ये फाइनेंशियल थोड़ी है बैड डेप्स, इज इट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। बैड डेप्स हमने लिखा है कि फाइनेंशियल है, तो फिर आप बैड डेप्स फाइनेंशियल क्यों मान रहे हो? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कैश डिस्काउंट अलाउड का बताना, वो कहीं नहीं जाएगा, वो जाएगा ही नहीं, कहीं पे भी नहीं जाएगा। बिकॉज कैश डिस्काउंट कब दिया होगा हमने? आफ्टर सेल, आफ्टर प्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ सेल्स। तो कैश डिस्काउंट अलाउड कहीं पे भी नहीं जाएगा। हाँ वो रॉ मटेरियल जब खरीदा होगा तभी मिल गया, वो तो रॉ मटेरियल से परचेज माइनस करके दिए। नहीं कैश, अब देखो डिस्काउंट का देखो चक्कर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है तो देने वाला कौन है? हमारा परचेजर, तो परचेज में से माइनस हो जाएगा। और अगर ट्रेड डिस्काउंट मैंने दिया है तो सेल्स में से माइनस हो जाएगा। आ रहे हैं सारी चीजें। अब कैश डिस्काउंट अगर रिसीव्ड भी है पेड भी है, कहीं पे भी नहीं जाएगा, दोनों नहीं जाएगा। अब ये बताओ कॉस्ट शीट हम कब प्रिपेयर करते हैं और कैश डिस्काउंट एक्चुअल में मिलता है? हम कैसे सोच सकते हैं बिफोर प्रोडक्शन की मेरे को रॉ मटेरियल खरीदूंगा तो कैश डिस्काउंट मिलेगा? मैं कैसे सोच सकता हूं कि जब मैं माल बेचूंगा पेमेंट आएगा तो कैश डिस्काउंट दूंगा? कैसे सोच सकता हूं मैं? वो तो एक्चुअल के ऊपर डिपेंड करता है, एक्चुअल के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं। जबकि कॉस्ट शीट को ना आप लोग इतना टिपिकल बना लिए केवल कंफ्यूज होके, अपने आप कंफ्यूज होके। मैं पहली लाइन में बताया कि द व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉस्ट शीट, टू कंप्यूट द टोटल कॉस्ट बिफोर प्रोडक्शन। अब ऐसे अगर याद करने की कोशिश करोगे तो हमेशा हर हर समय पे 100 पॉइंट नए नए मिल जाएंगे, कभी जीवन में नहीं हो पाएगा कॉस्ट शीट, कभी नहीं हो पाएगा। या तो मैं क्वेश्चन ही
बंद कर दूं कराना, ये क्वेश्चन ही ना दूं उस लेवल का। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो खर्चे हो रहे हैं ये बिफोर हो सकता है कि नहीं। अगर बिफोर है तो देन पार्ट ऑफ द कॉस्ट, अगर आफ्टर है तो पार्ट ऑफ द कॉस्ट नहीं हो सकता। अब बैड डेब्ट्स का बताना, बिफोर हो सकता है कि हर साल से मैं देखते चला आ रहा हूं कि 5% कोई दे ही नहीं रहा है, तो इस बार भी नहीं देगा वो, बैड डेब्ट्स हो सकता है। कैश डिस्काउंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि इमीडिएट की बात है। ट्रेड डिस्काउंट यस इमीडिएट की बात है, ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएट, मैं जब भी माल बेचूंगा ट्रेड डिस्काउंट इमीडिएट दिया जाता है। कैश डिस्काउंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे सेल के ऊपर डिपेंड ही नहीं, वो पेमेंट के ऊपर है, तो वो तो हमारा आएगा ही नहीं। चलो और कौन सा क्वेश्चन किया इसको, या तो देखो, या तो क्या है समझ में नहीं आ रहा है आपको, या तो समझना नहीं चाहते, और तीसरा है कि समझ में ज्यादा आ गया है कॉस्ट, ये चीज है। और एक को तो लिंक करना है बैठ के, क्यों नालायक, लिंक करो बैठ के, लिंक करना है। AS2 में सर एबनॉर्मल लॉस की ये था, तो हम AS2 पढ़ा रहे हैं। 41 41 बताओ, हाँ कितना आ रहा है आंसर इसका बताओ। हाँ सेल्स है, हाँ नॉर्मल सेल्स, चाहे हम डोमेस्टिक करें चाहे एक्सपोर्ट करें नॉर्मल ही है। अब यहाँ पे कह रहे फॉलोइंग आर द अवेलेबल फ्रॉम द कंपनी विच हैज बोथ डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट सेल्स, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी। एक्सपोर्ट प्रॉफिटेबिलिटी का स्टेटमेंट बताना है, एक्सपोर्ट का, केवल टोटल नहीं बताना, एक्सपोर्ट का। प्रोडक्शन हमने कितना किया है बोलो, 10,000 यूनिट। डोमेस्टिक सेल कितना कर रहे हैं, 9,000। इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हमें नहीं बतानी है। कह रहे एक्सपोर्ट सेल्स कितना कर रहे हैं, 1,000। कह रहे रॉ मटेरियल कंज्यूम 90,000। अब मेरे को ये बताना, जो रॉ मटेरियल कंज्यूम किया गया है एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों को बनाने के लिए किया गया है, तो इस 90,000 में आपको ये देखना है कि डोमेस्टिक के लिए कितना है और एक्सपोर्ट के लिए कितना है। आ रहे आ रहे आ रहे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सपोर्ट के लिए प्रॉफिटेबिलिटी बनाना है। कॉस्ट शीट आप केवल किसके लिए प्रिपेयर करना है, एक्सपोर्ट के लिए। अब एक्सपोर्ट के प्रिपेयर के लिए कॉस्ट कौन कौन सा लगा होगा, मटेरियल कंज्यूम, क्या ये केवल एक्सपोर्ट का है, डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट। अब यहाँ पे मुद्दा आना चाहिए कि किस रेशियो में जाएगा। अगर रेशियो का इंफॉर्मेशन दिया तो ठीक, नहीं दिया है तो आउटपुट के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ अब बताओ क्या करें, गलत है, अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, वही चीजें तो मैं समझा रहा हूं। अगर इसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आउटपुट के रेशियो में, ये तब आपका सही होगा क्वेश्चंस, तब आपकी सोच सही है जब सारे खर्चों का कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया होगा एलोकेशन का रेशियो, तब टोटल करके 10 और 9 और 1,000 के रेशियो में कर लो, ये तब सही होगा ना। जब सबका इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं तब हमें क्या करेंगे, यूनिट रेशियो में। लेकिन अगर किसी का भी चेंज हुआ तब तो हमारा वो गलत हो गया। इंपोर्ट कंपोनेंट यूज ओनली फॉर क्या, ये लो आपका वो खत्म हो गया है इस कहानी। नेक्स्ट करें डायरेक्ट लेबर। अब ये इंपोर्ट कंपोनेंट केवल कहां पे यूज हो रहा है, एक्सपोर्ट वाले में, तो 9,000 वाले में तो आएगा ही नहीं, पूरा का पूरा कहां पे जाएगा, एक्सपोर्ट वाले में। लेबर हमारा कितना है, 10,000। अगर इसका कोई रेशियो डिस्ट्रीब्यूशन का बता रहे तो ठीक, नहीं दिया तो क्या करेंगे हम लोग, आउटपुट की रेशियो। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है, 15,000। एडमिन ओवरहेड कितना है, 5,000। एक्सपोर्ट पैकिंग केवल एक्सपोर्ट वाले में जाएगा। फ्रेट एंड पैकिंग फॉर डोमेस्टिक आएगा ही नहीं एक्सपोर्ट वाले में। हैंडलिंग एट पोर्ट केवल एक्सपोर्ट में जाएगा। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, हैंडलिंग चार्जेस होता है जब हम एक्सपोर्ट करते हैं या इंपोर्ट करते हैं, तो मुझे हैंडलिंग चार्जेस पे करना होता है। फॉर एक्सपोर्ट एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज टू बी यूज एट कॉस्ट 3 पर यूनिट द इंडिजीनियसली प्रोड्यूस। इंडिजीनियसली का मतलब जो डोमेस्टिक प्रोडक्शंस है,
जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है, कंपोनेंट दैट इज यूज फॉर डोमेस्टिक सेल्स एंड इंक्लूडेड इन रॉ मटेरियल कंजम्पशन इज ₹4 पर यूनिट। अब यहाँ पे जो है आपका जो रॉ मटेरियल कंजम्पशन है वो आपका क्या हो गया, डिफरेंट वे में आएगा। समझ में चीजें। अब कह रहे हैं कि फॉर एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट के लिए मैं एक कंपोनेंट को क्या करता है, कंपोनेंट इज टू बी यूज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ ₹3 पर यूनिट, सेम है, ठीक है। एंड द इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कंपोनेंट, मतलब हम क्या कर रहे हैं ना, कुछ कंपोनेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो कहां पे यूज करते हैं, एक्सपोर्ट में। उसके अलावा कुछ हम यही के कंपोनेंट को यूज करते हैं, जिसकी रेट कितनी है हमारी, ₹4 पर यूनिट। ड्रॉबैक ऑन द 1000 यूनिट एक्सपोर्टेड इज रुपीज हाउ मच, 1000। ड्यूटी ड्रॉबैक होता क्या है कि अगर हम कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करते समय मुझे ड्यूटी पे करना है, टैक्स पे करना रहता है। लेकिन जो हमने प्रोडक्ट इंपोर्ट किया है वही अगर एक्सपोर्ट में यूज कर लिया या उसी को एक्सपोर्ट कर दिया, तो इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट पे जो ड्यूटी दिया है वो मेरे को वापस मिल जाता है। तो जस्ट लाइक दिस इज माई इनकम, दिस इज माई इनकम। मतलब हम अपनी एक्सपोर्ट में यूज किए गए मटेरियल में से क्या करेंगे, ₹1000 माइनस कर देंगे। यहां तक क्लियर हुई चीज है। अब मेरे को ये बताना, यहां पे जो रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया है कितना दिया है, 90,000। इसका मतलब क्या है, इस 90,000 में ₹4 पर यूनिट की रेट से एक इंडिजिनियस कंपोनेंट यूज किया गया है। तो 90 माइनस कितना, ₹36,000 बाहर कर दो, तो हमारे पास बचा कितना, 54,000 रॉ मटेरियल इज यूज फॉर एक्सपोर्ट एंड डोमेस्टिक सेल्स दोनों। ये है इस क्वेश्चन। चलो आज इस क्वेश्चन को करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 41, चलो आ जाओ इसको कर लो। सॉल्यूशंस, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी। और कॉस्टिंग इतनी आसानी से आ जाए तो कॉस्टिंग में फेल क्यों होते हैं बच्चे। और फेल होने की कैटेगरी में पता है सबसे ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस वाले होते हैं। और वास्तव में कॉस्ट रटने वाली चीज ही नहीं होती, समझने वाली है। मैं दोनों लेके चल रहा हूं, कौन कौन सा, डोमेस्टिक वाला भी और एक्सपोर्ट का भी। बट एग्जाम में केवल एक्सपोर्ट पे काम करना आप, डोमेस्टिक एक्सपोर्ट 9,000 1,000। फर्स्ट डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, नोट। नेक्स्ट बताना डायरेक्ट वेजेस, स्पेस देने के बाद लिखो प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑब्लिक ओवरहेड्स। बस यहाँ पे हेड डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, ऑफिस है कि एडमिन है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन ऑफिस एडमिन का है नहीं।
चलो आ जाओ, डायरेक्ट मटेरियल नोट बताना, डायरेक्ट मटेरियल नोट। डायरेक्ट मटेरियल टोटल कितना दिया है, अब इसका कहां कहां पे यूज किया गया है, डोमेस्टिक में और कहां पे, एक्सपोर्ट में। अब बताना, कह रहे डोमेस्टिक में ना एक इंडिजिनियसली प्रोड्यूस कंपोनेंट किया गया है, तो उस कंपोनेंट की कॉस्ट कहां पे है, कहीं नहीं दिख रहा है, तो कहां पे है, इसमें है। तो कंपोनेंट कॉस्ट कितना, 9,000 इंटू 4 कितना हो गया, 36,000। तो 90 में 36,000 तो यहां पे चला गया, अब बचा कितना, अब देखो क्या लिखा है, एंड इंक्लूडेड, इंक्लूडेड इन क्या, इंक्लूडेड इन रॉ मटेरियल कंजम्पशंस, और ये कहां पे आपका जा चुका है, रॉ मटेरियल कंजम्पशंस में जा चुका है। और ये कहां पे यूज हुआ होगा, डोमेस्टिक सेल्स में। तो अब हमारे पास जो रॉ मटेरियल यूज हुआ था अदर देन कंपोनेंट कॉस्ट, वो कितना यूज हुआ था, अदर मटेरियल्स कितना, 54,000 डिवाइडेड बाई कितना, 10,000 इंटू 9,000, 48,600। और बाकी कहां पे यूज हुआ है, 5,400 एक्सपोर्ट में। अब बताना, टोटल मटेरियल कंज्यूम्ड इन डोमेस्टिक कितना आएगा, 84,600, और यहां पे कितना आएगा, 5400। डायरेक्ट मटेरियल टोटल 90,000, जिसमें कंपोनेंट में कितना गया है, मेरा कंपोनेंट के नाम पे 36,000 है, और रॉ मटेरियल में इंक्लूड हो चुका है। क्या चीज, ये कैसे माना आपने, व्हाट इज द बेसिस, ये सोचा तो व्हाट विल बी द बेसिस, क्वेश्चन ये बताना, क्वेश्चन समझ में आ गया, क्या आया क्वेश्चन समझ में, क्या क्या समझ में, ऐसा क्यों सोच लिया, अगर ये लाइन हटा दूं मैं, तो इस 54 को क्या करोगे, इस 90 को क्या करोगे, अगर ये लाइन नहीं लिखा होता कुछ भी तो क्या करते, यूनिट्स की रेशियो में, ठीक। ये लाइन क्या कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, फॉर एक्सपोर्ट एन इंपोर्टेंट कंपोनेंट इज टू बी यूज एट कॉस्ट ऑफ रुपीज हाउ मच, तो इंपोर्टेंट कंपोनेंट ये है, 3 रुपए पर यूनिट से, ये अलग से आपको सेपरेटली दे दिया है। जब सेपरेट दे रहा है, बताना, अगर ये सेपरेट दे रहा है मेरा, तो इसका मतलब कंपोनेंट कॉस्ट जो हमारा ये है वो कहां पे यूज हुआ है, एक्सपोर्ट में यूज हुआ है, प्रोडक्ट तो वही बन रहा है, तो हमारे इस जो डोमेस्टिक है इसमें भी कोई कंपोनेंट यूज हुआ होगा, उस कंपोनेंट की कॉस्ट कहीं पे है, नहीं है, तो क्या करे, द इंडिजिनियसली प्रोड्यूस, इंडिजिनियसली मतलब डोमेस्टिक, डोमेस्टिक प्रोड्यूस कंपोनेंट दैट इज यूज फॉर क्या, मतलब एक्सपोर्ट के लिए इंपोर्ट करना पड़ रहा है कंपोनेंट, डोमेस्टिक के लिए डोमेस्टिक वाले ही कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, उसको हम किस पर खरीद रहे हैं, 4 रुपए पर यूनिट, और उस कंपोनेंट की कॉस्ट कहां पे जा चुकी है, इंक्लूडेड इन क्या, तो रॉ मटेरियल कितना है, इसमें क्या चीज छिपा हुआ है, डोमेस्टिक कंपोनेंट छिपा हुआ है, कितना, 9,000 इंटू कितनी, 4 रुपए, टोटल कितना,
तो ये तो 90 में 36,000 तो कौन सी कॉस्ट है? केवल कंपोनेंट की कॉस्ट है, जो किसमें है? डोमेस्टिक में है। और जो रिमेनिंग हमारे पास कितना बच्चा बताओ? ये 54,000 क्या है? आप कह रहे हो कि ये पूरा का पूरा एक्सपोर्ट मान ले? यही आपके यही सोचना है कि 54 हम पूरा का पूरा क्या मान ले? एक्सपोर्ट मान ले। क्यों? तो इसका मतलब 90 में आप कह रहे हो कि 36,000 इज द कंपोनेंट फॉर डोमेस्टिक एंड 54,000 इज ऑल्सो कंपोनेंट फॉर द डोमेस्टिक, सॉरी फॉर एक्सपोर्ट। यही तो बोलना होगा, क्योंकि अगर 90 में से हम 36 कंपोनेंट फॉर डोमेस्टिक बोल रहे हैं तो 54 कंपोनेंट फॉर किसके लिए? एक्सपोर्ट। आपकी लैंग्वेज में तो यही निकल के आया। और उसका ऑलरेडी कंपोनेंट की कॉस्ट कितनी है? 3,000 है उसका ऑलरेडी। तो हाउ टू डिसाइड कि 54,000 इज कंपोनेंट? दिस इज नॉट अ कंपोनेंट, दिस इज द मटेरियल्स अदर देन कंपोनेंट। अदर देन कंपोनेंट ये हमारा क्या है? मटेरियल। इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्लियर? ये हमें कंपोनेंट को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये हमारा क्या हो गया? रॉ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ द डोमेस्टिक गुड्स एंड एक्सपोर्ट गुड्स। आगे कह रहा है डायरेक्ट। अब देखो डायरेक्ट लेबर कितना दिया, चलो यहाँ पे जो क्वेश्चन में इसको फिलअप कर लो पहले। अब मटेरियल बताना कितना जाएगा? 84,600 और यहाँ पे कितना रहेगा? 5,400। अब बताना डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस से पहले इंपोर्ट कंपोनेंट। इंपोर्ट कंपोनेंट कितना? 3,000 रुपए। ये गया, ये गया। डायरेक्ट लेबर कितना है? 10,000। किस रेशियो में? 9:1 के रेशियो में, क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितना हो जाएगा? 9,000। ये कहां पे लिख रहा हूं मैं? 9,000 और 1,000। इसकी भी कहानी खत्म। फैक्ट्री ओवरहेड कितना है? 15,000। इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कितना? 15 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 9:1, कितना? 13,000 और 1500 9:1 की रेशियो में। देन बताना और कौन सा खर्चा है? एडमिनिस्ट्रेटिव। लेकिन एडमिन से पहले ये दिया ना, ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP। कितना है? और क्लोजिंग? अब यहां पे क्या करो? एडमिन ओवरहेड कितना है? 5,000 डिस्ट्रीब्यूट करो। हाँ डोमेस्टिक, केवल डोमेस्टिक। वो तो फिनिश बन के तैयार है। एक्सपोर्ट हमारा, इससे कोई इंपैक्ट ही नहीं आएगा हमारा। इससे कोई इंपैक्ट ही नहीं आने वाला है। नहीं कोई एजम्पशन। ओपनिंग WIP, क्लोजिंग WIP, दैट इज द डोमेस्टिक। और एक चीज बताओ, ये तो डोमेस्टिक में बना रहा हूं, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट तो डोमेस्टिक है ही नहीं। इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं है WIP का। एडमिन ओवरहेड कितना? 4,000 और 500। एंड नेक्स्ट क्या है हमारे पास? एक्सपोर्ट पैकिंग 3,000। एक्सपोर्ट पैकिंग 3,000 रुपए। फ्रेट एंड पैकिंग फॉर डोमेस्टिक, इसी में फ्रेट एंड पैकिंग केवल डोमेस्टिक के लिए कितना है? 4,500। हैंडलिंग एट पोर्ट 500।
500 रुपए। अब अगर यहाँ पे एक्सपोर्ट, ये ड्यूटी ड्रॉबैक है 1000 यूनिट। ये ड्यूटी ड्रॉबैक का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर कोई प्रोडक्ट हम इंपोर्ट करेंगे तो मुझे क्या पे करना है, इंपोर्ट ड्यूटी देना ही देना गवर्नमेंट को, जस्ट लाइक टैक्स। लेकिन जो प्रोडक्ट इंपोर्ट किया गया है उसको अगर एक्सपोर्ट में यूटिलाइज कर लिया गया तो जितना भी ड्यूटी हमने पे किया है उसका कुछ अमाउंट क्या होता है, हमारा रिफंड होता है। तो जब रिफंड हो जाएगा तो हमारे लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंसेस, सॉरी क्या बन जाएगा, इनकम। तो इसको माइनस कर देंगे ड्यूटी ड्रॉबैक, या इंपोर्ट कंपोनेंट का है तो यहीं पे देख लो ड्यूटी ड्रॉबैक, क्योंकि ये जो कंपोनेंट 3000 का हमने 3000 का जो हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया हुआ है, इस 3000 में क्या लग गया होगा, ड्यूटी लगी होगी। अगर यही कंपोनेंट हमने घर में यूज कर लिया या रख लिया तो मुझे ड्यूटी कोई ड्रॉबैक नहीं होगा, वापस नहीं मिलेगा। लेकिन अगर इसी इंपोर्ट किए गए प्रोडक्ट को कहीं एक्सपोर्ट वाले प्रोडक्ट में या कहीं और यूटिलाइज कर लिया तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक वापस मिल जाएगा। कितना, 1000 रुपए। तो ये 1000 क्या कर दें, यहां से माइनस कर दें। अब बताना प्राइम कॉस्ट कितना आ गया, 54 प्लस 1000 प्लस 3000 माइनस 1000, 8400। और टोटल कॉस्ट एक्सपोर्ट का आ गया 13,900। और एक्सपोर्ट सेलिंग प्राइस कितना दिया था, टोटल कॉस्ट प्रॉफिट सेलिंग प्राइस कितना है, 17,000। तो ये कितना हो गया, क्योंकि वो हमारा कौन से, देखो हमने ये पता नहीं ये ड्यूटी ड्रॉबैक है क्या, क्या बताया मैंने। इंपोर्ट कहाँ पे किया है, वो इंपोर्ट वाला जो कंपोनेंट है डायरेक्ट कॉस्ट है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट। आ रहे पहले क्वेश्चन ये नहीं, क्वेश्चन इनका ये है कि डायरेक्ट में या माइनस करें कि इनडायरेक्ट में, यही क्वेश्चन है ना, यही क्वेश्चन है। अगर मैं बोल दूं डायरेक्ट में से माइनस करो, हमेशा फिर डायरेक्ट में ही माइनस करोगे, इनडायरेक्ट में फिर कभी जीवन में माइनस नहीं करोगे, तो यही हुआ ना। तो व्हाई आर ट्राइंग टू मग अप द वर्ड। अब जो हमने क्या बोला, कंसेप्ट क्या बोला, जो हमने कंपोनेंट इंपोर्ट किया, जब कोई प्रोडक्ट हमने इंपोर्ट किया है उस पर हम जो ड्यूटी पे करते हैं वही प्रोडक्ट को हम एक्सपोर्टिंग यूज कर लेते हैं तो क्या बनेगा हमारा, ड्यूटी ड्रॉबैक। अब जो कंपोनेंट हमने परचेस किया है अगर वो डायरेक्ट हुआ तो डायरेक्ट में से माइनस करेंगे, इनडायरेक्ट हुआ तो इनडायरेक्ट में से। क्लियर। अब यहां पे कंपोनेंट क्या बन रहा है मेरे लिए, डायरेक्ट की इनडायरेक्ट, डायरेक्ट। तो कहां से माइनस करेंगे, डायरेक्ट में से। अगर ये बनता इनडायरेक्ट तो कहां पे माइनस करते, क्लियर। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट, नॉट ट्राई टू मग अप द वर्ड। अब मैं बोल देता हाँ डायरेक्ट में से माइनस करो, तो हमेशा फिर याद कर लेते ना डायरेक्ट में से ही माइनस करना है, गलत है वो। हो सकता है कि हमें फैक्ट्री में कोई चीज मशीनरी मंगानी पड़ी, कोई मशीन में इंपोर्ट किया फैक्ट्री में यूज करने के लिए, फैक्ट्री में आ गया तो वो मशीन तो क्या हो गया हमारा, इनडायरेक्ट हो गया ना।
अब उस मशीन को यूज करना शुरू किया एक्सपोर्ट प्रोडक्शन बनाने के लिए, तो क्या मेरे को एक ड्यूटी अगर मिली तो क्या डायरेक्ट में से माइनस करेंगे? अब तो फिर ड्यूटी कहां पे से जाएगा? इनडायरेक्ट में से। तो जो जहां पे जुड़ा है वहीं से तो क्या होगा हमारा? माइनस होगा। नेक्स्ट आ जाओ। हाँ बताना और क्या करें। हाँ सिद्धांत बोलो। आईटीसी हमने क्या बोला है? हाँ ठीक है। कब मिलेगा? कब मिलेगा? कब वापस मिलेगा? आफ्टर एक्सपोर्ट ना। आईटीसी क्यों बोल रहे हैं? हम क्यों बोल दे उसकी तरह? उसकी तरह तो ये होता है कि कोई भी टैक्स दिया है सेल कर दिया तो आईटीसी मिल जाएगा। ये उसकी तरह हुआ कि ये सारे सेल्स में मुझे मिलेगा। सारे सेल्स पे मिलेगा। अगर मैं यही प्रोडक्ट डोमेस्टिक में बनाने के लिए कंपोनेंट यूज कर लेता तो मिल जाता। क्यों बताओ? तो फिर तो आईटीसी बोल देंगे तो कल आपका होगा कि सर आईटीसी की तरह डोमेस्टिक वाला बेच रहा हूं तो भी तो ड्यूटी माइनस कराओ। मतलब मैं क्या बोला, इंपोर्ट गुड्स को मंगाने में जो भी ड्यूटी पे किया अगर उसको यूज किया फॉर द एक्सपोर्ट तो ही मुझे ड्यूटी ड्रॉबैक है, नहीं तो नहीं मिलेगा। अब आईटीसी कैसे बन सकता है बताओ, या आईटीसी की तरह कैसे बन सकता है बताओ? अब आईटीसी का कंसेप्ट कोई भी चीज जो टैक्स दिया है उसको अगर सेल किया तो मिल जाएगा, यही होता है ना आईटीसी। तो क्या ये मिल जाएगा ऐसा? इसमें कंडीशनल जुड़ी हुई है। क्या कंडीशन? जो इंपोर्ट किया है अगर उसका यूज किया केवल किसके लिए? एक्सपोर्ट के लिए, तो ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। खत्म। अब यहां पे लाइन एड से बोल देता ना कि कंपोनेंट यूज इन डोमेस्टिक सेल्स, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कभी माइनस होता ही नहीं, क्योंकि मैंने उस इंपोर्ट को किस प्रोडक्ट में यूज कर लिया? डोमेस्टिक वाले में। जब एक्सपोर्ट में यूज करेंगे तब ड्यूटी ड्रॉबैक है, अदरवाइज ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं है। क्लियर? चलो और बताना कौन सा क्वेश्चन है। फोर्टीन 14। चलो 14 पे आ जाओ 14। चलो हाँ सुन दी, आपका कुछ क्वेरी था क्या? कौन सा क्वेश्चन का था? चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसको किया है? हाँ चलो आ जाओ। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करो क्वेश्चन को। Okay, the following data are available from the cost ledger of Acme Industries. For the year 1997, plant maintenance 25,000, office lighting है 6,300, depreciation on plant charge on usage basis, और इनका नहीं यूसेज बेसिस। अब बताना इसका मतलब क्या है, बताओ श्रेयांश। और कुछ? हाँ सिद्धांत बताओ। ठीक है और बताओ तनिष। हाँ बताओ बताओ प्रियांशी क्या है इसका मतलब? डेप्रिसिएशन विल बी वेरिएबल कॉस्ट।
इसमें वेरिएबल कॉस्ट है। डेप्रिसिएशन नॉर्मली क्या होता है हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, बट दिस इज द वेरिएबल कॉस्ट बिकॉज द डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन यूसेज बेसिस। जितना हम क्या करेंगे मशीन को यूज करेंगे उतना डेप्रिसिएशन आएगा, जबकि नॉर्मली डेप्रिसिएशन क्या होता है भाई 20%, 15%, 25 मशीन यूज हो चाहे यूज ना हो, बट यहाँ पे यूसेज बेसिस, तो इसका मतलब प्रोडक्शन ज्यादा तो डेप्रिसिएशन ज्यादा, प्रोडक्शन कम तो डेप्रिसिएशन कम। आगे रेट्स एंड टैक्सेस फॉर द वर्क्स, स्टाफ सैलरी, मैनेजमेंट सैलरी, पावर फॉर द प्लांट, रेंट फॉर लीज होल्ड इक्विपमेंट, इनडायरेक्ट वेजेस, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव नॉर्मल। अब मेरे को ये बताना व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन, नॉर्मल को छोड़ दो, रेक्टिफिकेशन क्या है, व्हाट इज द रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। देखो क्या होता है, हमने ये कैलकुलेटर आपको बना के दिया, कैलकुलेटर की कॉस्ट बनाने की आई थी 100 रुपए, हमने 20 रुपए प्रॉफिट ऐड करके टोटल कितने में दे दिया 120 में। हमने कहा भाई इसको लेके जाओ 6 महीने यूज करो, 6 महीने में अगर कुछ होता है तो मैं वारंटी दे रहा हूं, दो वारंटी और गारंटी। व्हाट इज द गारंटी, वापस कर दूंगा, व्हाट इज द वारंटी, जो गड़बड़ होगी सही कर दूंगा, तो गारंटी को बाहर करते वारंटी देता हूं। अब ये आदित्य कैलकुलेटर लेके आया, कितना लेके गया था मेरे से 120, मैंने 120 में कॉस्ट कितना रिकवर किया है 100, क्लियर, गया लेके, और जब आया मेरे पास फिर सर इसको सही करो, हमने सही कर दिया, सही करके दे दिया, सही करके दे दिया, लेके चला गया। अब ये सही कराने में हो सकता है सही करने में कोई कॉस्ट लगी है कि नहीं, अब ये बताना जो कॉस्ट लगी दैट इज द नॉर्मल और एबनॉर्मल। अगर नॉर्मल कॉस्ट हुआ तो रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर, अगर एबनॉर्मल हुआ तो दैट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। कैलकुलेटर चल ही नहीं रहा था, कैलकुलेटर बनाने वाले को अपनी फैक्ट्री में एक आदमी को बुलाया, मैंने कहा बना कर सर बन जाएगा, 10 रुपए मैंने उसको दिया, अब वो चला गया। अब बताना 10 रुपए जो मेरे को लगा है, अब आदित्य से मैं लूं कि ना लूं डिपेंड करेगा कि ये कॉस्ट नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है। तो यहाँ पे तो साफ साफ लिख दिया दिस विल बी व्हाट, तो दिस इज रिकवरेबल फ्रॉम द, तो दिस इज माई पार्ट ऑफ द टोटल कॉस्ट और नॉट, तो टोटल कॉस्ट में ऐड कर देंगे, खत्म हो गया। और अगर कुछ नहीं लिखा होता यू हैव टू टेक द असम्पशन कि ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल। सेलिंग एंड नहीं प्रोडक्शन में जाएगा, प्रोडक्शन में, क्लियर। नेक्स्ट देखो कंज्यूमेबल स्टोर्स, सेलिंग एक्सपेंसेस, जनरल चार्जेस, जनरल चार्जेस क्या हो जाएगा हमारा ऑफिस एंड एडमिन, सेल प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप। अब आगे बातें, अब देखो ध्यान से, सेल प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप। अब यहां पे बताओ स्क्रैप नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है, अब इसको नॉर्मल छोड़ देता मैं, अगर स्क्रैप वर्ड है तो नॉर्मल भी हो सकता है एबनॉर्मल भी, क्योंकि स्क्रैप इज इक्वल टू नॉर्मल प्लस, तो स्क्रैप अगर नॉर्मल होता है तो हम ऑलवेज भी कॉस्ट से क्या करेंगे माइनस करेंगे, और अगर एबनॉर्मल है तो कैन नेवर बी डिडक्ट फ्रॉम द कॉस्ट। उसके लिए अलग से अकाउंट बनता है, प्रोसेस में बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। समझ में आ रही चीज, यहाँ पे तो लिख रहा है नॉर्मल, तो इसका मतलब क्या करेंगे माइनस करेंगे, और कहां से सेलिंग से कि प्रोडक्शन फैक्ट्री में, क्योंकि जहां पे हमारा प्रोडक्शन हुआ होगा वहीं पे स्क्रैप हुआ होगा। आगे ड्यूरिंग द टोटल प्रोडक्शन वाज 120 यूनिट्स, the breakup of prime cost per unit was material 2.20, wages 1.80, and the average selling price 6.75 units, and the entire quantity produced during the year was sell out। जितनी प्रोडक्शन थी सारी की सारी बिक गई है। With effect from January 1998, the selling price was reduced to 6.40 per unit। It was analyzed that the production could be enhanced during 1998 by 33.33% without incurring any overtime or extra shift work or additional selling expenses. You are required to prepare a statement showing actual cost and profit for the year 1997। ये पहले 1997 की पूरी एक्चुअल कॉस्ट बना ले, उसके बाद 1997 के बेसिस पे एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर 1998, assuming that the entire production will be sold during the year,
assumption if any required to be made in the above exercise should be clearly stated. क्लियर हुई चीज है। इसमें डेप्रिसिएशन की ना इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि डेप्रिसिएशन इन दिस क्वेश्चन इज द वेरिएबल। चलो आ जाओ, इसको कर लेते हैं, इस क्वेश्चन को भी फटाफट, अगर किया है तो बताओ, आंसर टैली करा दो। क्वेश्चन नंबर 14, चलो आ जाओ फटाफट बनाओ इसको। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट, पहले तो 1997 का बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14 पे बना लो फटाफट। नाइनटीन 97 का पहले बना लो। डायरेक्ट मटेरियल, अच्छा प्रोडक्शन कितना इनका 1997 में? 1,20,000। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, दो ही है इनके पास। प्राइम कॉस्ट, क्या हो गया कुछ? इनडायरेक्ट कॉस्ट, पॉइंट नंबर ए फैक्ट्री ओवरहेड, बताना ये फैक्ट्री ओवरहेड, और इसमें चलो और कौन सी कॉस्ट आ सकती है हमारा? एडमिन है ना, शायद एडमिन था। ऑफिस एंड एडमिन, अब बताना ऑफिस एंड एडमिन जब तक प्रोडक्ट नहीं बोले तो ऑलवेज भी क्या, नॉन प्रोडक्ट। ये सोचो मेरे तरफ से कॉस्ट शीट खत्म हो गए तो आपकी तरफ से भी खत्म हो गया, नो। अगर आपने ऐसा मान लिया तो फिर हो गया। सी पॉइंट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, नाइन्टी परसेंट मैं बता दूं, जितने भी है स्टूडेंट कॉस्ट को ना रटने की कोशिश करते हैं, और सीए की इतिहास रहा है, क्या इतिहास रहा पता है? सबसे ज्यादा फेल होते हैं कॉस्टिंग। ऑडिट में नहीं होते, ऑडिट में 40-42 मिल जाएगा, इसमें 40 पाना मुश्किल हो जाता है, और जब मिलता है ना भर भर के नंबर मिलते हैं, सबसे ज्यादा मिलते हैं। और केवल ये आता है प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से। यहाँ पे जो अभी तो ओवरहेड शुरू करूंगा, ओवरहेड मेरी हमेशा क्या था, पहले ओवरहेड स्टार्ट करता हूँ, कॉस्ट शीट नहीं पढ़ाता था। ओवरहेड तो और भी चीजें खतरनाक है।
ओवरहेड हमें क्यों ये हमें ये बताएगा फैक्ट्री ओवरहेड कैसे आएगा, वो कैसे आएगी सारी चीजें। आ जाओ अब बताना प्लांट मेंटेनेंस कहाँ पे जाएगा, कहाँ पे जाएगा बताओ तो निशा। प्लांट मेंटेनेंस फैक्ट्री में कितना अमाउंट है 25,000। ऑफिस लाइटिंग ऑफिस एंड एडमिन में 6,300। नेक्स्ट बताना डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कहां पे जाएगा 8,100। हाँ कर सकते हैं प्रोडक्टिव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऑफिस को प्रोडक्टिव बोल नहीं रहा है, बोल नहीं रहा है। अब हाँ तो आप एजम्पशन देखो, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख तो रहा है एजम्पशन, कह रहे यू हैव टू टेक द एजम्पशन, जो एजम्पशन लेना ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं उससे। हाँ कोई इशू नहीं, उनका दो अल्टरनेटिव आ जाएगा आंसर। लेकिन अब 99% आईसीआई जो क्वेश्चन दे रहे हैं ना साफ साफ प्रोडक्टिव लिख देते हैं। अभी लेटेस्ट आपको पेपर दिखाया है, ये बड़ा वो था, कंट्रोवर्सी थी पहले, लेकिन अब साफ साफ लिख दिए। कब से ये हुआ पता है, जब से एक और कॉस्टिंग का क्या आ गया फॉर्मेट आ गया, CAS 4 जब से फॉलो करने लगे, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 जब से फॉलो होने लगी तो कंट्रोवर्सी आ गई, क्योंकि वो बाइफरकेट कर दिया दो पार्ट में, क्या ऑफिस प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव। क्लियर। अच्छा प्रोडक्टिव नॉन प्रोडक्टिव तो तब फर्क पड़ता है जब हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की बात हो, अदरवाइज कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। हाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अलग आएगा तो हमारी ओपनिंग क्लोजिंग की वैल्यूएशन गलत हो जाएगी, और जब ओपनिंग क्लोजिंग है ही नहीं तब तो वो भी इंपैक्ट हमारा क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा बस। हाँ जब हाँ प्रोडक्शन ज्यादा है और सेलिंग कम है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तब दिक्कत है, तब प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव को डिफाइन। लेकिन जहां पे कंट्रोवर्सी वाले क्वेश्चन होंगे ना, एग्जामिनर वहां पे क्लोजिंग स्टॉक देगा ही नहीं, जितना प्रोडक्शन सारा सेल। इस क्वेश्चन में वही तो है। क्लियर। तो यहाँ पे तो आपको सोचना ही नहीं प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव, जहां पे क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग की बात होगी वो आपको सोचना। लेकिन ये दिक्कतें तभी आना शुरू हुआ जब CS 4 आया, लेकिन उसके बाद से ना एग्जामिनर खुद अपने आप को क्या किया, सही किया, और जब भी ऑफिस एडमिन देता है ना साथ में लिख देता है कि प्रोडक्टिव है कि नॉन प्रोडक्टिव। चाहे प्रोडक्टिव मान लो चाहे अनप्रोडक्टिव, आंसर सेम आएगा, इस क्वेश्चन में सेम आएगा। क्लियर। हमने इसको नॉन प्रोडक्टिव ही मान के चल रहे हैं। हाँ तो प्रोडक्टिव भी मान लो, प्रोडक्टिव मान लो। क्लियर। यहाँ पे जो ऑफिस लाइटिंग रेट एंड टैक्सेस, अच्छा अब लिखा है रेट एंड टैक्सेस फॉर वर्क्स। हाँ नहीं अलग कर सकते, नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं, कर दो। एडमिन का काम ही ऑफिस में होता है, अलग से कोई डिपार्टमेंट नहीं होता है, एडमिन डिपार्टमेंट ऑफिस में ही होता है, तो अलग करना पॉसिबल ही नहीं। रेट एंड टैक्सेस बताना क्या लिखा, रेट एंड टैक्सेस फॉर वर्क्स, वर्क्स का मतलब फैक्ट्री। $3,900। स्टाफ सैलरी कहां पे जाएगा ऑफिस में, कितना है। नेक्स्ट बताना मैनेजमेंट सैलरी कहां पे जाएगा, मैनेजमेंट सैलरीज 22,000। अब स्टाफ कौन है, मैनेजमेंट कौन है, प्यून स्टाफ, मैनेजर्स मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्या दिया है, पावर फॉर दिस प्लांट फैक्ट्री कितना है 10,600। नेक्स्ट बताना रेंटल फॉर लीज होल्ड इक्विपमेंट कहां पे यूज होगा फैक्ट्री में, रेंटल फॉर इक्विपमेंट 9,600।
नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस कितना है। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन कॉस्ट। अब डिफेक्टिव को कहाँ रेक्टिफाइड करो, अब सेलिंग वाला तो कुछ नहीं पता होता उसको, वो तो बेच के खाली। आपको क्या होता है, आप खुद सोचो कि अगर कोई प्रोडक्ट बेची जा रही है, सेल कर दिया, और डिपार्टमेंट अलग अलग है, तो खुद बोलते हैं भैया कहाँ पे चले जाओ, सर्विस सेंटर में जाओ बनवाने, जहाँ पे सेल हुआ हमसे कोई मतलब नहीं है। तो ये भी कहाँ पे रेक्टिफाइड हो रहा हो, लेकिन तब ऐड करेंगे जब रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर है, जब नॉर्मल है। तो रेक्टिफिकेशन कॉस्ट लिखा हुआ है नॉर्मल। हाँ बताओ, लेंटर फॉर लीज, लीज होल्ड इक्विपमेंट। हाँ हाँ क्या करें, प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है। अब वो कुछ भी हो सकता है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर हो सकता है, साइलेंट है तो हमेशा क्या मानेंगे, इक्विपमेंट पार्ट ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी। नेक्स्ट रेक्टिफिकेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव कितना है 8400। नेक्स्ट है कंज्यूमेबल स्टोर्स, कहां पे आएगा, कंज्यूमेबल स्टोर्स कितना है 17,600। नेक्स्ट बताना क्या है, सेलिंग एक्सपेंसेस 30,000। नेक्स्ट क्या है, जनरल चार्जेस कहां पे जाएगा 15,000। नेक्स्ट अब यहां पे बताना क्या करें हम लोग, ऐसे कहीं 20 से माइनस कर दे, कहां से माइनस होगा हमारा, फैक्ट्री से। तो क्या लिख दे, क्या दिया है, सेल प्रोसीड फ्रॉम स्क्रैप, सेल ऑफ स्क्रैप कितना आया, और लिखा है नॉर्मल, नहीं लिखा होता तो एबनॉर्मल, कभी तब यहाँ पे नहीं आएगा। अब आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि 1,20,000 यूनिट्स थे, मटेरियल 2 रुपए 20 पैसा पर यूनिट, ये 2.20, और लेबर 1.80, और वर्क कॉस्ट निकाल लो। कितना आ रहा है, क्या 100, 100। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फाइंड आउट कर दो, $6 लाख, टोटल कॉस्ट ऐड कर दो, सेलिंग प्राइस कितना था इनका 6 रुपए 75 पैसा, 8,10,000, प्रॉफिट कितना 1,08,000। प्रॉफिट इनकी कितनी प्रॉफिट दे रही है, बराबर 1,08,000। देखो एग्जामिनर ने लिखा था मेक सुटेबल एजम्पशंस, अब हमें अगले साल के लिए काम करना है। ये तो हमारा कब की बात थी 1997 की, फिर 1998 में क्या किया इसने, सेलिंग प्राइस को रिड्यूस कर दिया, प्रोडक्शन क्वांटिटी बढ़ गया। अब बताना जो पिछले साल हमारी कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होगी वो यूनिट के अकॉर्डिंग बढ़ी होगी,
जो फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट होगा। अब उससे में आपको एजम्पशंस लेना पड़ेगा। क्या क्या एजम्पशंस लेना है बताना, कौन कौन से? जो क्लियर है वो तो बात क्लियर हो गई, जो एजम्पशन है वो एजम्पशन लेना पड़ेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, सुनो, इसमें हमें बताते चलो, बताना डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल की फिक्स्ड कॉस्ट। हाँ बताओ तुम क्यों, बस वेरिएबल है सब, क्यों मत बोलो, करते चलो, क्यों? बताओ, क्वेश्चन में मेंशन है कि वेरिएबल है। हाँ बताओ श्रेयांश, वेरिएबल या फिक्स्ड? इतना सोचना क्या, साफ साफ पर यूनिट दिया है कि लेबर और मटेरियल का कॉस्ट पर यूनिट दे रहा है, तो इतना सोचना क्या है? अगर उसमें टाइम लगाओगे तो हो गया फिर। यहाँ पे आ जाओ, प्लांट एंड मेंटेनेंस बताना, प्लांट मेंटेनेंस फिक्स्ड है कि वेरिएबल है? क्या एजम्पशन लेंगे? तो वेरिएबल लें कि फिक्स्ड लें? किस बेसिस पे बोला आपने, बेसिस तो बता दो। हम्म हमेशा सेम होता है प्लांट मेंटेनेंस 100%। वही तो एजम्पशन लेना है ना आपको, एजम्पशन लेना है, यही तो मेन, इसी सेकंड पार्ट का ही तो आंसर है। चेंजेस नहीं हुआ तो हम इसको फिक्स्ड ले लें, अभी लिखना नहीं किसी को, लिखना नहीं किसी को, मतलब सबको ये फिक्स्ड नजर आ रहा है कि वेरिएबल भी हो सकता है। वेरिएबल, बस एक हमें भी चाहिए था कि एक बंदा कोई बोले वेरिएबल, बोल भी दिया। हाँ और बताना ऑनलाइन वालों, और बताना। वेरिएबल हो सकता है, देखा। चलो नेक्स्ट बताना, डेप्रिसिएशन एंड प्लांट, वेरिएबल। और बताना, कोई फिक्स्ड भी बोल सकता है। हाँ डेप्रिसिएशन वेरिएबल, यहाँ पे फिक्स्ड नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन लिखा है कि ऑन द बेसिस ऑफ यूसेस, क्योंकि जैसे जैसे यूज करेंगे वैसे वैसे डेप्रिसिएशन आएगा। रेंट टैक्स फॉर द वर्क्स हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड है रेंट्स। पावर बताना, पावर फिक्स्ड रहेगा, अच्छा। और बताना, फिक्स्ड ही रहेगा कि वेरिएबल भी हो सकता है? पावर हम आ रहे, अब पहले अब ये बताना, ओवरऑल ही तो होगा, हम इसी क्वेश्चन क्यों, जब भी हम कंसेप्ट कवर करेंगे फॉर द क्या ऑल क्वेश्चन या केवल एक क्वेश्चन के लिए? नेक्स्ट आ जाओ, बताना रेंटल फॉर द इक्विपमेंट, फिक्स्ड। इनडायरेक्ट वेजेस, वेरिएबल या फिक्स्ड? हो सकता है नहीं, इसमें तो डाउट नहीं, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए, इसमें तो डाउट नहीं होना चाहिए। जैसे आपका रेंटल फॉर इक्विपमेंट में डाउट नहीं है, वेजेस में भी डाउट नहीं होना चाहिए। इनडायरेक्ट वेजेस ऑलवेज वर्क अकॉर्डिंग टू डायरेक्ट वेजेस। अब ये बताना, अगर मैं अपने प्यून की बात करूं, वो कब तक ऑफिस में रहेगा, जब तक मैं रहूंगा। तो डायरेक्ट वेजेस इज वेरिएबल, तो इनडायरेक्ट वेजेस आल्सो भी क्या, वेरिएबल। इसमें सोचना नहीं है सर फिक्स्ड हो सकता है, नो कभी नहीं। नेक्स्ट बताना,
अच्छा, और बताना, क्या ये फिक्स्ड हो सकता है? ठीक है, फिक्स्ड नहीं हो सकता है। आगे बताओ, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट वेरिएबल क्यों? जितना प्रोडक्शन ज्यादा होगा उतना हमारी रेक्टिफिकेशन ज्यादा हो सकती है। स्क्रैप बताना। अरे कंज्यूमेबल स्टोर्स, फिक्स्ड या फिर वेरिएबल? अच्छा फिक्स्ड है। और बताना, कोई बोल सकते हैं कंज्यूमेबल पे वेरिएबल या फिक्स्ड? हाँ बताओ ऑनलाइन वालों, वेरिएबल भी हो सकता कंज्यूमेबल? अच्छा, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट बताना अभिनव जी, वेरिएबल क्या ये फिक्स्ड हो सकता है क्या रेक्टिफिकेशन? फिक्स्ड नहीं हो सकता, ठीक। सेल ऑफ स्क्रैप बताना, वेरिएबल या फिक्स्ड? पक्का? सेल ऑफ स्क्रैप बताना, फिक्स्ड या वेरिएबल? वेरिएबल। इसमें और किसी को डाउट है? ऑफिस लाइटिंग पक्का? स्टाफ सैलरी, मैनेजमेंट सैलरी? तो फिर वेरिएबल इनडायरेक्ट वेजेस पे कैसे बोल दिया? है तो दोनों चीज है ना। अब देखो आ गया वर्ड सुपरवाइजर। देखो, जितने वर्ड नहीं आएंगे तब तक कैसे आएंगे? मैं एक क्वेश्चन की तैयारी नहीं कर रहा हूँ सर, यही क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला है। और यही कॉस्ट पढ़ने वालों की दिक्कत होती है, सर क्वेश्चन कराते जाओ चुपचाप बोलो मत, आंसर आता जाए, हो गया, यही कॉस्ट है। नहीं सीख पाओगे कॉस्ट, वो केवल बीकॉम लेवल का था कॉस्ट। बीकॉम वाला कॉस्ट सबसे आसान, ये ऐड यहाँ 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 खत्म। वहां पे तो बच्चे को सोचने ही नहीं देते कि सोच, ये ले ये क्वेश्चन, ये होमवर्क, बच्चा गया करके आया, होमवर्क आंसर टैली खत्म, आगे सोच मर गई उसकी, अपाइज हो गया। सोच, वहां पे सोचने का मौका ही नहीं है ना। डीके गोयल सोचने ही नहीं देता बुक। जहां बच्चे को लगता कि फिर पेज पलटो ना, मिल जाएगा सेम एग्जाम्पल, मौका ही नहीं मिलता यार सोचने का। तो सोचो, थोड़ा सा सोचने का मौका तो ढूंढो, तब एक्सपैंड ऑफ नॉलेज होगी। हाँ बताना यहाँ पे, मैनेजमेंट सैलरी, जनरल चार्जेस फिक्स्ड। अब यहाँ पे एक डाउट क्रिएट हो गया इनडायरेक्ट वेजेस में, देखो एक वर्ड आ गया है, सुपरवाइजर भी तो हो सकता है भाई, उसका प्रोडक्शन से कोई मतलब ही नहीं है, अमित का पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है, मैम बैठती मैम को पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ मैं पर्सनली एक यहाँ पे बंदा बैठा लूं, यहाँ पे बैठाए रहूं, वो मेरे साथ साथ चलेगा। क्लियर? अब यहाँ पे आ जाओ, नेक्स्ट बता, हाँ बताओ बताओ, नेक्स्ट आ जाओ, सेलिंग एक्सपेंसेस फिक्स्ड। अब डाउट देखो यहाँ पे तो क्लियर हो गया ना, आप कभी जीवन में गलती नहीं करोगे, कुछ भी मिल जाए मेरे को। स्क्रैप, यहाँ पे कंज्यूमेबल स्टोर की बात आती है, यहीं से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमेबल वेरिएबल है कि फिक्स्ड है, डिपेंड करता है। सबसे पहले कंज्यूमेबल होते क्या है? कंज्यूम करना, कंज्यूम। अच्छा नालायक, पेचकस ही नहीं हो सकते, पेचकस, हाँ, पेचकस, हाँ। गिरीश नहीं हो सकते, गिरीश हुए तो बस पेचकस कंज्यूमेबल। तो टूल्स क्या होते हैं? अगर वो कंज्यूमेबल है तो टूल्स क्या है? नालायक। कंज्यूमेबल मतलब क्या हुआ? छोटे छोटे एलिमेंट जो हमारे प्रोडक्ट में लगाए जा सकते हैं। स्क्रू बोलो, स्क्रू ड्राइवर इज अ टूल्स, स्क्रू इज द कंज्यूमेबल्स। दोनों हाँ एक साथ होते हैं ना, यही कॉस्ट करोगे आप, यही कॉस्टिंग करोगे। स्क्रू हो गया, ग्रीस ऑयल हो गया,
अब वो बताना क्या वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। तो कंज्यूमेबल को भी यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, तो एजम्पशंस क्या लेके चलो? वेरिएबल। क्योंकि कंज्यूमेबल जितना प्रोडक्शन हम ज्यादा करेंगे उतना मेरे को स्क्रू, ग्रीस ऑयल एक्सेट्रा की जरूरत होगी। हाँ, अगर टूल्स होता तो रिक्वायरमेंट नहीं होती फिर। क्लियर? आगे देखो, रेक्टिफिकेशन में कोई दिक्कत नहीं, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना मेरा क्या हो सकता है? डिफेक्टिव हो सकता है, रेक्टिफाइड करना पड़ सकता है। इनडायरेक्ट वेजेस में, इनडायरेक्ट वेजेस जब तक डायरेक्ट वेजेस से लिंक ना बोले तब तक हम इसको एज ए स्टाफ मान के चलेंगे। और कौन सा स्टाफ? फैक्ट्री का। तो क्या रहेगा हमारा? फिक्स्ड रहेगा। ये बताना रेंटल फॉर द इक्विपमेंट, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। कह रहे पावर, हाँ पावर किसी ने फिक्स्ड बोला था। अगर हम 4 यूनिट बिजली जलाएंगे तो भी वही आएगा, 10 यूनिट जलाएंगे तो भी वही आएगा। तो पावर फिक्स्ड कैसे बोलते? हाँ कौन सा बताओ? डायरेक्ट, डायरेक्ट कैसे हो सकता है? हाँ अगर बोलो, हाँ मटेरियल को खरीद रहे हैं, पावर की जरूरत है। हाँ तो कौन सा काम है बताओ ना? नेचर ऑफ द बिजनेस तो बताओ, नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा ना। अब नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। पावर खरीद के, पावर हमें पावर को खरीदा, फिर वहां से पावर को बढ़ाना है, तब नई पावर मैन्युफैक्चरिंग करके ले जाएंगे, तब पावर हमारा वो हो सकता है। नेचर ऑफ बिजनेस के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना। लेकिन 99% क्या होगा हमारा? पावर, दैट विल बी द फैक्ट्री ओवरहेड। पावर किसके लिए? बड़ी बड़ी मशीनों के लिए पावर की रिक्वायरमेंट होती है। यहां पे देखो लाइटिंग फिक्स कराया है, ऑफिस में तो चेंज नहीं हो सकता ना कभी। प्लांट मशीनरी हमारा पावर क्या हो सकता है? हमने क्या किया? 10 घंटे प्लांट मशीनरी यूज किया, प्रोडक्शन अगर हमारा बढ़ेगा तो पावर कॉस्ट नहीं बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। क्योंकि अभी पिछले 1,20,000 हमने क्या किया? मैन्युफैक्चरिंग किया, तो मशीनें 1,20,000 के लिए चली होगी। तो दिस विल बी व्हाट? पावर इज वेरिएबल। ये रेंट, टैक्स फॉर, ये तो ऑलवेज भी क्या? फिक्स्ड। और डेप्रिसिएशन तो यहां पे क्या है हमारा? वेरिएबल। अदरवाइज क्या होता है हमारा? फिक्स्ड। अब ये बताना प्लांट मेंटेनेंस चेंज क्यों हो गया? अब समझ में आ गया। प्लांट मेंटेनेंस के बारे में भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो वेरिएबल। क्योंकि जितनी ज्यादा प्लांट हमारा यूज होगा उतना ज्यादा ही मेरे को मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। ये है कॉस्ट। एक क्वेश्चन के लिए कॉस्ट नहीं, अनलिमिटेड क्वेश्चन के लिए। अच्छा, ये जम्सन तब लेना है जब इनके बारे में, वेरिएबल और फिक्स्ड के बारे में कुछ भी बोल नहीं रहा है। आज अब स्टार्ट करते हैं। रिवाइज्ड लिखेंगे। बताना ऑनलाइन वाले, बताना यहाँ पे डाउट और नो। आ जाओ यहाँ पे। स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट शीट। अब बताना प्रोडक्शन कितना रहेगा इस साल? 1,20,000 प्लस 33.33%। हाँ हाँ वही 33, वही तो हुआ 33.33। वो ये लिखा हुआ है। हाँ क्या लिखा है इसमें? ये लिखा तो 33 से 13%। ये ऐसे लिखा हुआ है 33।
बताना डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल कितना दिया है, ये कितना हो गया 1,60,000 ना, और मटेरियल का रेट कुछ कम ज्यादा हो रहा है क्या? सेम है, तो ये कितना रेट था 2.2 एंड 1.8 ना। प्राइम कॉस्ट बताना, पॉइंट नंबर 2 इनडायरेक्ट कॉस्ट। सबसे पहले क्या आ जाएगा हमारा, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड में बताना वेरिएबल कौन कौन सा था, प्लांट मेंटेनेंस, जो वेरिएबल है ना उसका पर यूनिट लिख लो, चेंजेस नहीं हो रहे पर यूनिट। कितना है 25,000 डिवाइड बाई 1,20,000, 0.20833 इंटू 160, प्लांट मेंटेनेंस के बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट कितना है 100 है ना। इसको बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, ये वेरिएबल है बढ़ जाएगा। इसका पर यूनिट ले लो या डायरेक्टली देखो, एक ऐसे भी तरीका है 1/3 प्लस कर दो, 81 डिवाइड बाई 3 प्लस 8100, 10,800, या पर यूनिट निकाल लो आप। नेक्स्ट बता, रेट एंड टैक्सेस इस फिक्स है, कितना है 3,900। नेक्स्ट बताना, पावर, पावर कितना है 10,600 प्लस 1/3 बढ़ा दो, 14,133। नेक्स्ट बताना, रेंटल फॉर इक्विपमेंट सेम कितना है। नेक्स्ट इनडायरेक्ट वेजेस 37,100, रेक्टिफिकेशन कॉस्ट कितना है 8,400 प्लस 1/3 11,200। नेक्स्ट कंज्यूमेबल स्टोर्स प्लस 1/3, वेरिएबल बढ़ेगा ना 23,467। सेल ऑफ क्या, स्क्रैप नॉर्मली है तो कितना था 4,200 प्लस 1/3, जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा स्क्रैप 5,600। बताना पॉइंट बी, ऑफिस एंड एडमिन सारे फिक्स थे ना, क्या क्या था, टोटल करके ले लो आप सीधा, टोटल कर दो, फिक्स्ड है तो टोटल कर दो, यहां से यहां तक टोटल कर लो, फिक्स्ड ही है सारे, 6,300 32,000 22,000 15,600 75,900। नेक्स्ट बताना, सी सेलिंग कितना है, टोटल कॉस्ट मटेरियल का बता दो, 2.2 इंटू 1,60,000 3,52,000, 2,88,000 6,40,000।
77933 ना, और ऑफिस आ गया प्लस 75,900 प्लस 30,000 सेलिंग, ये टोटल आ गया 883,833। प्रॉफिट सेलिंग प्राइस इसका रिड्यूस हो गया ना 6.4, 10,24,000, 1,40,167, ये हमारा प्रॉफिट है। अब इसमें ये बताना कौन सा हमारा कॉस्टिंग है और कौन सा फाइनेंशियल अकाउंट है। हाँ, इन दोनों में 1997 वो एक्चुअल में हुआ था, ये हमारा एस्टिमेटेड है 1998। नेक्स्ट आ जाओ, और कौन से क्वेश्चन थे इसमें। हो गया, नोट किया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन और कौन सा है। चलो हो गया, नेक्स्ट बताना और कौन से क्वेश्चन है इसके। 23 इसको इंपॉर्टेंट टिक करना। क्वेश्चन नंबर 22 इंपॉर्टेंट टिक करो। चलो आ जाओ, और इंपॉर्टेंट टिक कर लो क्वेश्चन नंबर 19, 19 मस्त क्वेश्चन है, करा दिया हमने, हो चुका था, उसको इंपॉर्टेंट टिक कर लो। अब देखो 22 क्या कर रहा है, 22 एक मिनट, 21 का क्या है, इसको भी देख लो। यस, ये भी इंपॉर्टेंट टिक करो। नोट 21 के बाद 23 करा दिया मैंने। चलो आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। यहां पे कह रहे फॉर ऑल मैन्युफैक्चरिंग आइटम इंडिकेट बाय वी और एफ वेदर ईच इज बेसिकली वेरिएबल ऑन ए फिक्स्ड वेयर कॉस्ट सब्जेक्ट टू प्रोडक्ट यूनिट। बताना, आपको बताना है कौन कौन से खर्चे हमारे वेरिएबल है और कौन कौन से फिक्स्ड। चलो आज बताओ बच्चे, चलो स्टार्ट करो, चलो आ जाओ वापस। करे प्रॉपरी कंपनी इज ए मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर। मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या है। मेटल एंड वुड कटिंग मैन्युफैक्चरर सेलिंग प्रोडक्ट टू द होम कंस्ट्रक्शन मार्केट। इसका मतलब क्या है, ये वर्क कौन सा कर रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस। मेटल एंड वुड कटिंग करता है, उस कटिंग प्रोडक्ट को क्या करता है, वो होम कंस्ट्रक्शन के लिए सेल कर देता है। अब जैसे होम कंस्ट्रक्शन के लिए क्या चाहिए, मेटल भी चाहिए और क्या चाहिए, वुड भी चाहिए, और वो मेटल और वुड को क्या करता है, कट करता है, कट करके सेल कर देता है। सैंड पेपर वेरिएबल पक्का फिक्स्ड होगा। नेक्स्ट मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, सर क्या बताएं, बताओ। मटेरियल हैंडलिंग कॉस्ट, अच्छा ये पार्ट किसका पार्ट है, ये डायरेक्ट की इनडायरेक्ट।
अब तो हमें एक चीज और लिखना चाहिए ना, यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी लिखना पड़ेगा। एक मिनट, ये कुछ सैंड पेपर 175 हैंडलिंग कॉस्ट सही है ना? ये कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? लग रहा है कुछ गायब तो नहीं है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं। मतलब ये वेरिएबल या फिर क्या है हमारा वेरिएबल? लुब्रिकेंट एंड कूलेंट्स, हाँ बताओ, पेचकस वाले बताओ। ना लाए, पेचकस है, ये कंज्यूमेबल का पार्ट है, बताना वेरिएबल या फिर क्या? वेरिएबल है। मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, मिसलेनियस इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, कुछ भी नहीं बोलेगा तो फिक्स्ड, अभी सीखा है हम लोगों ने। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग लेबर ऑलवेज भी वेरिएबल। ये दो कैसे हो गया भाई? चलो एक को अभी क्लियर बाद में करते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल 1 अक्टूबर ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग, ओपनिंग क्लोजिंग। प्लांट लीजिंग कॉस्ट बताना, प्लांट लीजिंग कॉस्ट फिक्स्ड हो जाएगा। डेप्रिसिएशन प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड हो जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स ऑन प्लांट इक्विपमेंट फिक्स्ड है। फायर इंश्योरेंस ऑन प्लांट एंड फिक्स्ड है। डायरेक्ट मटेरियल परचेस्ड, वो तो डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल का पार्ट हो जाएगा। सेल्स रेवेन्यू, सेल्स, मार्केटिंग प्रमोशंस फिक्स्ड है। मार्केटिंग सैलरी फिक्स्ड है। डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट फिक्स्ड हो जाएगा। और कस्टमर सर्विस फिक्स्ड है। कस्टमर सर्विस, कस्टमर सर्विस है, कस्टमर ये नहीं कि सर जितना ज्यादा बेचेंगे उतने कस्टमर आएंगे, कस्टमर सर्विस, नॉट कस्टमर्स रिलेटेड प्रोडक्शंस। क्लियर? तो ये बताना, ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो आज तो हमारा पूरा का पूरा टाइम कहाँ पे गया? कॉस्ट शीट में। क्लियर? हाँ वेरिएबल, वेरिएबल्स फैक्ट्री का है, मटेरियल है, मटेरियल हैंडलिंग इज द फैक्ट्री नॉट अ डायरेक्ट। बट हमें क्या करना है, मटेरियल को फैक्ट्री में आने के बाद हैंडलिंग है, मटेरियल हैंडलिंग इज इन द फैक्ट्री। क्लियर? नहीं डायरेक्ट नहीं, सैंड पेपर डायरेक्ट। सैंड पेपर का काम क्या होगा, हम कटिंग करते हैं, कटिंग करके मेटल को क्या करेंगे, सफाई। तो जो जब तक हम सैंड को मेटल में नहीं टच करेंगे, डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, तब तक हमारा कटिंग मेटल प्रॉपर नहीं आएगा, डायरेक्ट मटेरियल। चलो आज हो जाएगा सारी चीजें आगे। और इसका आंसर बता दूं मैं, आप नोट कर लो आंसर इसका। 22 का आंसर नोट कर लो। ट्वेंटी टू, हाँ ये, हाँ हाँ, मार्केटिंग प्रमोशन फिक्स्ड है। बताओ क्या करना चाहते हो इसमें? पहले तो ये बताओ व्हाट इज द मार्केटिंग प्रमोशन। मतलब एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूं मैं? कम कर दे, प्रोडक्शन के हिसाब से कम करेगा क्या? कम कर दो ना, कंपनी कम कर दे भाई, मैं कहां मना कर रहा हूँ कि नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन क्या वो प्रोडक्शन के हिसाब से कम करेगा? अब अगर प्रोडक्शन के हिसाब से कम होना शुरू हो तब तो हमारा वेरिएबल है ना। चलो आज यहां तक क्लियर। इसका आंसर नोट करो, 22 का आंसर आ रहा है, कहां गया, 3 लाख रुपए, इनकम 3 लाख है, इनकम 3 लाख है। ये पोपे कहां से आ गया भाई? पोपे नाम है क्या कंपनी का? पोपिया नाम है? अच्छा पोपरी नाम है, इसमें पोपिया लिखा, ठीक है। 3 लाख रुपए ऑपरेटिंग इनकम, 3 लाख रुपए। इसकी कॉस्ट कितनी आ रही? कॉस्ट, कॉस्ट तो बाइफरकेट नहीं दिया इसमें। ऑपरेटिंग आपको दिया, ऑपरेटिंग इनकम 3 लाख रुपए है। और 23rd का आंसर नोट कर लो, 23rd,
इनका सेलिंग प्राइस ही नहीं दिया है, तो इसमें प्राइम कॉस्ट दिया है, नोट करो प्राइम कॉस्ट 459,200 और इनका फैक्ट्री कॉस्ट जो दिया है ना, फैक्ट्री कॉस्ट वो दिया 637,750 637,750 और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस दिया है जो वो है 656,620। ठीक, और इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 6,21,620 620 6,21,000 621,620 और कॉस्ट ऑफ सेल्स दिया है 7,14,020 7,14,020 7,14,020। अच्छा एक चीज ये बता दूं, ये सीए इंटर नवंबर 1986 में आया था। अब सुनो, सीए इंटर नवंबर 1986 में जब आया था तो CAS 4 नहीं था, ये याद रखना। तो यहाँ पे जो आपका ऑफिस एडमिन है वो क्या रहेगा, प्रोडक्टिव लेके चलना है, प्रोडक्टिव सारा का सारा क्या मान के, ये जो आंसर मैंने लिखाया है ये प्रोडक्टिव के बेसिस पे है, प्रोडक्टिव लेके चलना है। सेम आंसर अगर लाना है तो दैट विल बी द ऑफिस एंड एडमिन इन दिस क्वेश्चन प्रोडक्टिव। ये 1986 का, तो उस समय हमारा ऑफिस एंड एडमिन क्या होते थे, प्रोडक्टिव ही होते थे। हाँ नेट सेल्स रिटर्न तो आएगा, नेट सेल्स, हाँ तो नेट सेल्स दिखाता है, नेट सेल्स नेट से। अब देखो ये जो डेटा दिया है कॉस्ट शीट बनाने के लिए, पास्ट का डेटा है ना, वही एजम्पशन ही होता है कि पास्ट की बेसिस पे ही हम क्या बनाने जा रहे हैं, कॉस्ट शीट बनाने जा रहे हैं। किसमें, हाँ ऐड क्यों नहीं करेंगे, अक्रूड एक्सपेंस वो उसका देखो एजम्पशन है कि पिछली बार 5 महीने का बाकी था, खर्चा तो रहा होगा ना, तो खत्म, ऐड करना है। भले उसको एक्रूड लिखो या ना लिखो, बट हम डायरेक्टली एक्सपेंसेस लिखो। हाँ दिखा दो, अब ना मैं कह तो रहा हूँ एक्रूड, देखो एक्रूड का मतलब क्या हुआ, बाकी है, तो इसका मतलब खर्चा तो हुआ ही होगा ना। तो जब इस साल हम बनाएंगे तो वो पूरा खर्चा लेके चलेंगे ना, हम पे करें या ना करें उससे कोई मतलब नहीं। आप डायरेक्ट वेजेस में ऐड करके दिखा सकते हो। नेक्स्ट, और इस कौन सा आंसर था, अच्छा डेली कॉस्ट शीट एक क्वेश्चन करना है तो टर्म्स आपको मिलेंगे, नहीं तो टर्म्स नहीं मिलेंगे। चलो फिर आ जाओ, 10 मिनट बाद हम लोग मिलते हैं किसके साथ, टैक्स के साथ।